नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कमोडिटीज में सबसे पहले सोयाबीन की, जहां पर तेजी हमने यहां पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। मल्टी मंथ हाइस पर प्राइसेस हैं। क्या है फंडामेंटल्स और यहां से किस तरह की बढ़त बनेगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाइस के ऊपर आसपास यहां पर कारोबार है। कल देर रात न्यूयॉर्क सेशन में हमने यूएस में यहां पर सोने को करीब 2880 के आसपास के स्तर बनाते हुए देखा था। भारतीय बाजारों में 84,000 के ऊपर के लेवल्स ऑलरेडी बरकरार। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है इस सेक्टर में और भारत शायद अपनी यहाँ पर नीतियाँ चेंज कर सकता है। इसके क्या मायने हैं ये भी बताएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता एंड केडी एडवाइजर के डायरेक्टर अजय केडी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोयाबीन के साथ कर लेते हैं। और संदीप जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन में देखने को मिली है, क्या उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर फाइनली आता हुआ नजर आया है? क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर एमएसपी के आसपास थे, सरकारी खरीद का भी कुछ फायदा हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा। तो कुल मिलाकर किस तरह के प्राइसेस अब यहाँ पर हैं और क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं? मनीषा जी नमस्कार, आपको भी, व्यूअर्स को भी। यहाँ अर्जेंटीना में वेदर का इशू बड़ा था और अर्जेंटीना का क्रॉप जो पहले 53-54 मिलियन सोचा गया था, वो अभी आंकड़े 47 मिलियन के आसपास आ रहे हैं। तो अर्जेंटीना में क्रॉप लॉस सब्सटेंशियल हुआ है। ब्राजील में क्रॉप अच्छा है। ब्राजील में 170 मिलियन का क्रॉप है, जो पहले भी एस्टिमेटेड था, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्जेंटीना का क्रॉप कम हो रहा है और इस कारण से सोयाबीन में आपने देखा कि मार्केट वर्ल्ड में सुधरा है, नील का मार्केट भी सुधरा है और ऑयल भी थोड़ा स्टेबल हुआ है। ये पोजीशन अभी चल रही है। अभी तो अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ही जगह कुछ मौसम में कंसर्न्स थी, जिसका फायदा यहाँ पर प्राइसेस में हुआ है। ग्लोबल क्यूज आप कह रहे हैं स्ट्रांग हैं। भारतीय बाजारों में अगर बात की जाए तो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट है उसका कितना फायदा है? यहाँ से अब किस तरह की लिवाली बनता हुआ देखते हैं आप? नहीं, अभी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बढ़ा है एमएसपी पे। वो उन पे प्रेशर आया था नाफेड पे कि आपने प्रोक्योर जितना किया बहुत कम है और आपको ज्यादा करने की जरूरत है। तो उस कारण से वो भी थोड़ा मार्केट में हेल्प किया है और किसानों का भी थोड़ा सीड का प्रेशर कम हुआ है। ये सब बातों को देखते हुए ये थोड़ा असर पड़ा है मार्केट में। बट डेफिनेटली बात ये है कि ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये इनफ नहीं है। ऑलरेडी मार्केट पिछले 2 महीने से इतना डिप्रेस था, आप देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत सहारा है, वही इनफ है और कोई बात नहीं है। और आगे जाके तो हमें देखना है कि सरसों का भी क्रॉप आने वाली है मंडियों में फरवरी एंड में, अर्ली मार्च में। और सरसों का प्रोडक्शन ये साल मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर 115 लाख का हम गिने, तो ये साल करीबन 105 से 110 लाख के बीच में फसल होगी। थोड़ा एरिया कम हुआ है लेकिन यील्ड थोड़ी बेटर है, ये हिसाब से है। और कैरी और स्टॉक भी सरसों का हमारे पास में है। तो डोमेस्टिक, ये साल डोमेस्टिक सप्लाई की स्टोरी अच्छी रही है। सोयाबीन है, राइस ब्रान है, कॉटन है, अभी सरसों है, ये सब तेल अच्छे सप्लाई में रहे हैं। इनको क्रशिंग भी पूरा हुआ है, इनका तेल को भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ऊंचे दाम मिले हैं, तो ये अच्छी तरह से बिके हैं। रादर इम्पोर्टेड ऑयल इनके कारण सफर हो रहे हैं। इम्पोर्टेड ऑयल का बिक्री जो है वो थोड़ी कम हो गई है। इम्पोर्टेड ऑयल का बिजनेस ओवरऑल आप देख रहे हैं, जनवरी के अराइवल जो इम्पोर्टेड ऑयल की जो है वो 9 लाख टन के ऊपर नहीं है और पाम तो सिर्फ 2,60,000 है, वो जो हिस्टोरिकल लो है। कोई सिंगल मंथ में इतना कम पाम तेल कभी नहीं आया पिछले 10-15 सालों में। तो बिकॉज पाम तेल सब में महंगा तेल था तो पाम को लोगों ने अवॉइड किया। और जो रेगुलर बायर थे, हाउस होल्ड थे, वो तो सब सोयाबीन पे, सनफ्लावर पे चले गए। और जो इवन इंस्टीट्यूशनल बायर हो रहे का सेक्टर, हम जो पाम का एक सेक्टर गिनते हैं कि जो लॉयल है पाम को, उन्होंने भी अपने आप को कॉटन में और राइस ब्रान में थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया और बेर मिनिमम ही पाम पे रहा। तो ये सब बातों को लेके इंपोर्ट अराइवल्स अभी कम हुई है। अगले महीने भी इंपोर्ट अराइवल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो इस बात को लेके थोड़ा हम सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं अपने आप। तो और इंपोर्ट हो गया था, स्टॉक्स था, वो धीरे धीरे लिक्विडेट हो गया है। और लोकल भी हमारे जो खरीफ के जो सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इनकी भी अराइवल धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो लोकल मार्केट को थोड़ा सुधार होने की जगह है। 2-3 रुपए किलो ये भी हमें महसूस हो रहा है। ऑल राइट
संदीप जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल प्राइसेस में सपोर्ट है, भारतीय बाजारों में सरकारी प्रोक्योरमेंट है जिसका फायदा है, और ओवर इंपोर्ट हो गया था तो उसके चलते भी यहाँ पर कम इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा है। वेल, ये तो बात हुई सोयाबीन की, लेकिन इसी के साथ आप ब्रेकिंग पर जाते हैं क्योंकि बजट भाषण के दौरान हम काफ़ी आगे थे, यानी कि CNBC आवाज़ पे लोगों ने अपना भरोसा बनाए रखा है। दर्शकों ने इस हफ्ते, पूरे हफ्ते और बजट के दिन स्पेशली यहाँ पर CNBC आवाज़ को ही देखा। जब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिनों की आती है, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स की आती है, एनालिसिस की बात है और जहाँ पर रिएक्शंस की बात है, वहाँ पर CNBC आवाज़ ही देखा जाता है। बजट मतलब CNBC आवाज़, फिर चाहे वो ऑन TV हो या फिर YouTube हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक साथ लोगों ने लाइव यहाँ पर बजट को देखा है। बजट के दिन करीबन 5 लाख से ज़्यादा दर्शक लगातार यहाँ पर CNBC आवाज़ को देख रहे थे। हमने लगातार ये बढ़त यहाँ पर बनाए रखी है, और जैसे कहा जाता है जब बात बाजार की हो, जब बाजार इंपॉर्टेंट विश्लेषण की हो, और फिर वो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, यहाँ पर दर्शक, जहाँ पर मुनाफे की बात है, कारोबार की बात है, देखते हैं CNBC आवाज़। आप देख सकते हैं ये CNBC आवाज़ के आंकड़े यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर अभी आते हुए, जो दूसरे चैनल्स हैं, चाहे वो जनरल न्यूज़ चैनल्स हैं, बाकी हिंदी के बिजनेस चैनल्स हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा यहाँ पर बढ़त हमने यहाँ पर CNBC आवाज़ में आते हुए देखी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो TV चैनल था, चाहे वो YouTube था, यानी कि सोशल मीडिया था, यहाँ पर लगातार दर्शकों ने CNBC आवाज़ पर अपना भरोसा जताया है। और वो नंबर्स लगातार आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं कि कैसे चैनल ने दूसरे जो चैनल्स हैं, जनरल न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, उन सब में यहाँ पर दर्शकों ने जो अपनी पहली पसंद है वो CNBC आवाज़ को यहाँ पर बनाए रखा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। बाकी जो सोशल मीडिया के चैनल्स भी हैं, जो इंग्लिश हिंदी के चैनल्स भी काफ़ी सारे हैं, जो जनरल न्यूज़ के चैनल्स हैं, बजट भाषण के समय पर जब दर्शकों ने बजट सुनना चाहा तो उन्होंने यहाँ पर CNBC आवाज़ में ही ट्यून इन किया। चाहे वो YouTube था, चाहे वो सोशल मीडिया बाकी चैनल्स थे, और जैसे ही ऑन चैनल्स भी थे, यहाँ पर हमने लगातार लोगों को ट्यून इन होते हुए देखा। तो क्लियरली जो नंबर 1 की पोजीशन है यहाँ पर CNBC आवाज़ बरकरार है। ऑलराइट, अब बात यहाँ पर कमोडिटीज़ की कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने जो नंबर 1 पोजीशन है वो यहाँ पर सोने चांदी में बनते हुए देखी है। अजय जी, जहाँ तक सोने की बात है, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर लगातार कायम है, ऑल टाइम हाइज के आसपास के नंबर्स फिलहाल भी यहाँ पर बरकरार, क्या करने की राय है? नमस्कार वंशा जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले साल भी सोने ने चमक अपनी बताते हुए दिखाई दी इंटरनेशनल में, जहाँ पे हमने 29% की तेजी देखी। इस बार खाली हम बोल सकते हैं 1 महीना 5 दिन के अंदर अंदर सोना 10% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। कारण डेफिनेटली 2023 और 24 वाले तो थे ही है, बट इसमें अब तड़का जो लग रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप के कंसर्न का लग रहा था। लग भी रहा था 3 महीने पहले कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही हम नए हाई लगते हुए देखेंगे, और गोल्ड में तो हमने नया हाई इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, दोनों में लगते हुए देखा। चांदी थोड़ी पिछड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, बट ये भी पीछे नहीं हटेगी। तो मुझे लगता है वंशा जी, जिस ढंग से कंसर्न है टैरिफ को लेकर, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को आगे भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, मोड में थोड़े बहुत चेंजेस जरूर हुए। जो पहले बात कर जा रही थी कि 60% टैरिफ लगेगा, उसमें थोड़ी बहुत नरमी जरूर आई है, बट चार्ट्स पे नरमी अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। $2900 टच कर गए। हमारा मानना था $3000 फर्स्ट हाफ में दिखेगा, बट ये तो 1 महीने में ही दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि तेजी अभी भी गोल्ड में बाकी है। जिस ढंग से बाकी जो कारण है, चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, ETF में बाइंग की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ये भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि 3000 अब मे भी पॉसिबल हम फरवरी के एंड तक भी देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय देंगे आप यहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही हमने देख लिया था कि सप्लाई काफी अच्छी रहेगी, जिसके चलते हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड में जरूर है, तो बार बार में एक जंप लेने की कोशिश करता है। जिस ढंग से सऊदी ने एशियन कंट्रीज के लिए प्रीमियम बढ़ाए हैं, ये दर्शाता है कि कंजम्पशन बढ़ेंगे, बट सप्लाई मुझे लगता है काफी ज्यादा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है बाउंस पे बेच के चलना चाहिए, जहां पे 6350 पे बेची है, 6450 का स्टॉप लॉस लगाई है। 6150 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, जहां पे ब्रेंट 72 पे जाकर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ब्रेक में जाए उससे पहले अजय, एक मेटल्स पे भी सेंस लेना चाहेंगे, जहां पर आज दूसरे दिन लगातार बढ़त है। देखिए, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहा है बेस मेटल, क्योंकि सबको उम्मीद थी वो चाइना से थी, और चाइना अब धीरे धीरे ओपन अप भी हो रहा है, और जो डर बना हुआ था टैरिफ को लेकर, अब वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे। रिजल्टेंट हमने पिछले 2 से 3 दिन की तेजी देखी है मेटल में, जहाँ पे कॉपर एक शानदार रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया। जिंक ने भी अच्छी रिकवरी दी, बट 270 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही, जहाँ पे मुझे लगता है कॉपर के अंदर
थोड़ा बहुत भी अगर पुल बैक मिलता है तो 855 854 के करीब लेके चलिए। 845 का स्टॉप लॉस लगाइए। 870 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। जिंक के अंदर 270 तोड़ नहीं पा रहा नो डाउट, बट मुझे लगता है थोड़ा भी अगर पुल बैक 267 268 के करीब मिलता है लेके चलिए। 262 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार 270 का लेवल टूटता है तो करीबन 275 तक का भी लेवल दिखा देगा। इन ऑल मार्केट पॉजिटिव जरूर है, बट नजर रखिए चाइना के डेटा के ऊपर और यूएस और चाइना के रिलेशन पे। जी हाँ, उस पर तो नजर बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बीच यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज जैसे अजय हमें बता रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एज वेल। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टोज की और हमारे साथ होंगे CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता। 2024 क्रिप्टो करेंसीज एज एसेट क्लास के लिए काफी बेहतरीन रहा और 2025 की शुरुआत यहां पर इवन ऑन स्ट्रॉन्गर नोट हुई है। काफी सारी कंट्रीज स्पेशली यूएस में हमने एक बहुत ही पॉजिटिव लहर यहां पर आते हुए देखी है क्रिप्टो में, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहां से निकल के आई हैं काफी सपोर्टिव हैं इस एसेट क्लास के लिए। वेल, इंटरेस्टिंगली इंडिया में भी हमने देखा है रेगुलेटर्स अब कहने लगे हैं कि वो क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास को यहाँ पर रीलुक करना चाहेंगे। जिस तरह से काफी जुरिस्डिक्शंस में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं, तो इंडियन मार्केट्स में भी यहाँ पर इसे रिकैलिब्रेट शायद करना होगा। हमारे साथ CoinDCX के को फाउंडर सुमित गुप्ता हैं। सुमित, नमस्कार। 2025 की शुरुआत ऑन अ पॉजिटिव साइड हुई है। जिस तरह से इंडिया रेगुलेटर्स की अब स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं, इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो मनीषा जी, थैंक यू मुझे वापस बुलाने के लिए इस शो में। आई थिंक काफी पॉजिटिव है। गवर्नमेंट का जब स्टैंड चेंज होता है तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। आई थिंक काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड रिकैलिब्रेट, अपनी पोजीशन जो है उसको रिकैलिब्रेट करे, पॉजिटिव करे। बिकॉज सिर्फ यूएस में ही नहीं, बहुत कंट्रीज हैं दुनिया भर में, सारे जो बड़े नेशंस हैं, आप यूके ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, यूरोप ने माइका रेगुलेशंस लेके आए हैं, हांगकांग, ब्राजील, ऑल ऑफ द लार्ज कंट्रीज हैव उन्होंने क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ आगे काम किया है। सिर्फ इंडिया के साइड से एक स्टैंड है जो कि काफी टाइम से पेंडिंग है कि रेगुलेशन करना है। 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी में बोला है कि रेगुलेट करेंगे, बट अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकल के नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे कि यूएस इसमें काफी कदम आगे बढ़ा रहा है इन टर्म्स ऑफ कि यूएस इसको लीड करे। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी इस पे काफी सीरियसली एग्रेसिवली काम करे और एक रेगुलेटरी क्लैरिटी जो होती है वो दे, ताकि देश में नए जो स्टार्टअप्स हैं वो इसमें इस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए और ओवरऑल इकोनॉमी का फायदा हो। वेल, एब्सोल्युटली। सुमित, अगर हम एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स को देखें तो कितना कहेंगे आप एज एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, कितने डेवलपर्स हैं व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन एज अ सेक्टर? जी, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंगली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं गलत आंकड़े भी आते हैं, बट जो सही नंबर है जो मेरे हिसाब से है वो 30 से 35 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, जो कि क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते आए हैं। इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, भारत दुनिया में नंबर 2 पे आता है जब वेब3 ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बात करें। इनफैक्ट इंडिया नंबर 1 पे आएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलपर्स वेब3 टेक्नोलॉजी के इंडिया में होंगे, तो इंडिया कैन वेरी वेल बी अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जो नए डेवलपर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, जो नए ब्लॉकचेन डेवलपर्स आ रहे हैं, उसमें 45% डेवलपर्स इंडिया से आ रहे हैं एक्चुअली। तो अगर आप किसी भी जगह से देखेंगे कि स्टार्टअप्स कितने बन रहे हैं, तो इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे जब इंटरनेट आया था तो इंडिया बिकेम ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी देयर। मुझे लगता है वेब3 के अंदर भी इंडिया बहुत बहुत फायदा ले सकता है। ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग इज क्लैरिटी, रेगुलेशंस। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कस्टमर्स को प्रोटेक्शन मिले, जिससे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले और जिससे इंडिया अपने जीडीपी में और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। बिकॉज सबको पता है कि द फ्यूचर इज डिजिटल एंड क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास इज गोइंग टू प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन दिस डिजिटल फ्यूचर। सुमित, जहाँ तक इंडिया की बात है, बजट ने तो यहाँ पर क्रिप्टोस को मिस किया, लेकिन जिस तरह की टैक्सेस हैं एज ऑफ नाउ 1% TDS, 30% टैक्सेस, आई अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसको रिप्रेजेंट कर रही है सरकार को इसको चेंज करने के लिए। कहाँ पहुँचे हैं हम? अनफॉर्चुनेटली इसमें भी काफी कुछ ऐसे पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है, बट मैं आशा करता हूँ कि अगले साल होपफुली बजट में कुछ चेंजेस मिले, कुछ राहत मिले। बिकॉज 1% TDS है मनीषा, मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे बहुत नुकसान हुआ है देश को। जितने भी लोग हैं जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आइदर वो लोग देश छोड़ के जा चुके हैं या फिर बिजनेसेस बाहर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिससे कि जो वैल्यू इंडिया के अंदर आनी चाहिए वो भी नहीं आ पा रही है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग इंडिया में अभी
वेब3 स्टार्टअप बनाना ही नहीं चाहते, बिकॉज टैक्सेशन इतना हाई है, इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनता। तो मेरी यही उम्मीद है कि इसको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। 1% TDS, 30% टैक्स, ये काफी इनफैक्ट सेट ऑफ अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें काफी डिमोटिवेट करती हैं एक ऐसे फाउंडर को, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो इस इंडस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है। तो 3 साल हो गए हैं इस चीज को, और 3 साल में काफी नुकसान हुआ है। 95% से ज्यादा जो एक्टिविटी है जो देश के अंदर होनी चाहिए वो ऑफशोर जा चुकी है। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, जो डेविड सैक्स का है, उन्होंने भी ये बोला था कि उनका प्रायोरिटी है कि ये जो वेब3 टेक्नोलॉजी है इसको ऑनशोर लेके आना है। दे वांट कि ये सारे बिजनेस है वो अमेरिका के अंदर बने, और इंडिया में एक्चुअली उसका उल्टा हो रहा है। इंडिया में सारे बिजनेस इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी नुकसान हुआ है पिछले 3 सालों में। इसको बहुत अर्जेंटली रीलोक करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, एंड इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि देश के अंदर ये नए स्टार्टअप्स बिल्ड हो और कंट्रीब्यूट कर पाए। रिप्रेजेंटेशन, और क्योंकि अब यहाँ पर बातचीत हो रही है कि शायद इसको वापस देखा जाएगा इन अ बेटर लाइट, डिफरेंट लाइट इसको देखा जाएगा, जिस तरह से स्पेशली यूएस की स्टेटमेंट्स आई हैं, किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे ये काम किया जाए? क्योंकि जो जिस तरह की स्किल अवेलेबल है, डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके कंसल्टेशंस करनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह का फ्रेमवर्क रोड मैप अब बनना चाहिए? जी मनीषा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे को लगता है 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो क्रिप्टो एसेट है ना, ये ग्लोबल एसेट क्लास है। इंडिया से इसका लेना देना नहीं है, ये ग्लोबल एसेट क्लास है, जैसे गोल्ड है, राइट? ये ग्लोबल एसेट है। तो इसमें दुनिया में क्या हो रहा है उस पर थोड़ा क्लोजली वॉच रखनी चाहिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्या चीज है कि इसको वो अपनी नेशनल प्रायोरिटी बना रहा है क्रिप्टो एंड वेब3 टेक्नोलॉजी को। तो एक तो ग्लोबली सारे कंट्रीज में क्या प्रोग्रेस है उसको काफी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए प्रोएक्टिवली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री से पार्टिसिपेशन है ना, उसको काफी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अब कई बार हम भी अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हम बोलते हैं कि ऑन ग्राउंड ये रियलिटी है, ये चल रहा है, ये नुकसान हो रहा है, काफी फैक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सही अगर फायदा उठाना है देश को और ग्रोथ में उसको यूज करना है इस टेक्नोलॉजी को, तो इंडस्ट्री के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि टैक्सेशन से नुकसान हो रहा है, तो इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लिया जा सकता है। आई थिंक ये 2 चीजें करेंगे तो काफी फायदा मिलेगा। दूसरा, मुझे ये तो पता ही है, डेटा सारे बताते हैं कि इंडिया में इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर समथिंग लाइक दिस एंड सप्लाई लाइक डेवलपर्स, वो सारे इंडिया नंबर 1 है, नंबर 2 पे आता है ग्लोबली। तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बस समझना कि दुनिया में चल क्या रहा है, उसको प्रोएक्टिवली देखना, और इंडस्ट्री से बात करना, प्राइवेट लोकल इंडस्ट्री जो देश के लिए काम करना चाहते हैं उनसे बात करके एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कि कस्टमर्स भी प्रोटेक्ट रहें और देश के अंदर बिजनेसेस भी ग्रो कर पाए। मुझे लगता है कि इससे बात बन जाएगी। ऑल राइट, यानी कि ग्लोबली क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करना और इंक्लूसिव कंसल्टेशंस करना और एक ऐसी पॉलिसी बनाना जो सभी के हित में हो, ये चीज़ें ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिप्टो एज एसेट क्लास में देखनी होंगी। सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो फुल रोशनी डालने के लिए, हमारे दर्शकों को अवगत भी कराने के लिए कि क्या चल रहा है और परहैप्स क्या किया जाना चाहिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।